कागुया जैसे ही इन्फिनिट त्सुकुयोमी हटाने की तैयारी कर रही थी, अचानक फिर से एक भारी बदलाव हो गया। उसके अंदर दबा हुआ इंद्र का आत्मा उसके थोड़ा कमजोर पड़ते ही अचानक पूरी तरह हावी होने लगा। काले निशान कागुया के चेहरे पर फैल गए और धीरे धीरे उसका चेहरा इंद्र जैसा बन गया। इस तरह इंद्र ने फिर से पुनर्जन्म पा लिया। आधी हवा में खड़ा इंद्र अपने टेंसेगन से नारुतो को नीचे देखते हुए बोला कि वह सब कुछ देख चुका है। भविष्य से आया नारुतो खुद को दुनिया का रक्षक बनाना चाहता है और इंद्र उसके प्लान के हिसाब से बस एक कुर्बानी था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंद्र को इस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे नारुतो की सोच थोड़ी पसंद आई। एक असुरा का पुनर्जन्म होकर भी अब नारुतो बिल्कुल उसी की तरह हो चुका था। उसे यह विडंबना भी लगी और कहीं न कहीं काश पहले मिला होता जैसा एहसास भी। फिर भी इंद्र ने साफ कह दिया वह नारुतो के साथ कभी नहीं जुड़ सकता। उसके अनुसार राजा सिर्फ एक होता है, अगर वह राजा नहीं बन सकता तो गिर जाना पसंद करेगा। उन दोनों में से सिर्फ एक ही खड़ा रह सकता है और जो बचेगा वही असली रक्षक होगा। बिना समय गंवाए उसने दोनों हाथों से मुहर बनाई। जमीन फटने लगी और नीला चक्रा फव्वारे की तरह ऊपर उठ गया। इंद्र ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी में फंसे लोगों का चक्रा सोखना शुरू कर दिया और क्योंकि उसने कागुया के शरीर पर कब्जा कर लिया था, वह उसके सारे पावर्स आसानी से इस्तेमाल करने लगा। काफी शक्ति इकट्ठी होने के बाद उसके माथे का ऋणे शारिंगन एक झटके में खुल गया। यह देखकर कि वह अमेनोमिना का इस्तेमाल करने वाला है, नारुतो तुरंत उड़कर एक जोरदार किक मारता है और सास्के को दूर फेंक देता है। इसके तुरंत बाद नारुतो और मादारा दोनों को इंद्र सीधे अमेनोमिनाका के डिजर्ट डिमेंशन में ले गया। ऊपर आसमान में खड़ा इंद्र पूरे रेत के विस्तार को कमांड करते हुए नारुतो और मादारा को नीचे देखते हुए मुस्कुराया। उसने छाती के सामने मुहर बनाई और पूरी रेगिस्तान की धरती उनकी तरफ हमला बोलते हुए बढ़ने लगी। नारुतो और मादारा तुरंत तैयार हो गए। दोनों पीठ से पीठ लगाकर सुपर शिनरा टेंसे का जबरदस्त प्रेशर फील्ड छोड़ते हैं। चारों तरफ की रेत कुछ पल के लिए पीछे धकेली गई, जिससे थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल सकी। इसके बाद नारुतो ने दोनों हाथ जोड़े और वुड रिलीज डीप फॉरेस्ट जनरेशन जुत्सु सक्रिय किया। लाखों जड़ें रेगिस्तान में उग आईं और देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ में फैला एक विशाल ट्री जोन बन गया, जिसने रेत के तूफान को रोक दिया। इसके बाद दोनों तरफ से भीषण लड़ाई शुरू हो गई। उधर अमेगाकुरे में ओबितो ने हिनाता की टेंसेगन शक्ति की मदद से कामुई से डायमेंशंस की बाधा तोड़ दी। वह सास्के और अब अच्छाई की ओर आए ब्लैक जेत्सु को साथ लेकर अमेनोमिनाका के मध्य स्टेशन ओरिजिन डायमेंशन में पहुंच गया। सास्के की यिन यांग शक्ति से उन्होंने नारुतो की लोकेशन को सटीक पहचान लिया। इसके बाद ओबितो उन्हें लेकर सीधे डिजर्ट डिमेंशन में पहुंच गया। अब नारुतो की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। अंतिम दांव पर लगी जिंदगी मौत की आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह नारुतो और ओत्सुत्सुकी इंद्र की अंतिम भिड़ंत थी। रेगिस्तान में खड़ा इंद्र दोनों हाथ फैलाते ही अनगिनत रेत के कण आसमान में उठने लगे। लेकिन इससे पहले नारुतो ने पहले ही ओमोनोनुशी में महारत हासिल कर ली थी। उसने ओमोनोनुशी वाली शक्ति से हजारों मांगेक्यो इन्फ्यूज्ड सैंड नीडल आइज को कॉपी किया और फिर उन्हें वापस रेत में बदल दिया। जब यह रेत पूरे रेगिस्तान में घुल गई तो नारुतो अब किसी भी इंसान को दुनिया में जहां कहीं भी रेत हो वहां इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके बाद मादारा ने सीधे एक कुनाई अपने ही दिल में घोंप दी। उसके रिनेगन की एक क्षमता यह थी कि उसका लिम्बो क्लोन उसकी जगह मर सकता है और असली शरीर को इज़ानागी जैसे सीमित समय के लिए इनविंसिबल बना देता है। यह सब पूरा होते ही नारुतो ने पहले से लगाए हुए सैंड आई का इस्तेमाल किया और मादारा को सीधे इंद्र के सामने टेलीपोर्ट कर दिया। क्योंकि मादारा अभी पूरी तरह इनविंसिबल था, उसे इंद्र के किसी भी हमले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब इंद्र उससे उलझा हुआ था, चारों तरफ की रेत से अनगिनत सैंड आइज एक साथ बनकर उठने लगी। इन सभी आंखों की लिंक्ड टेलीपोर्टेशन इतनी फास्ट हो चुकी थी कि कोई समझ ही नहीं सकता था। जब इंद्र को जरा सा भी शक हुआ तब तक देर हो चुकी थी। वह पहले ही नारुतो, ओबितो, सास्के और ब्लैक जेत्सु की चार तरफा घेराबंदी में पहुंच चुका था। सामने नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई पकड़े सीधे उसके माथे वाली आंख पर वार करने वाला था, लेकिन इंद्र तुरंत रिएक्ट करता है और उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। इसी पल नारुतो की बाईं आंख चमकती है। वह ओमोनोनुशी सक्रिय करता है और इंद्र के सामने एक और फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई कॉपी करके प्रकट कर देता है। एक झटके में नारुतो उस कुनाई से टेलीपोर्ट होकर निकलता है, उसे पकड़ता है और सीधा उसे इंद्र के माथे की आंख में घोंप देता है। इंद्र दर्द सहते हुए उसी पल नारुतो का गला पकड़ लेता है। यह देखकर सास्के तुरंत अमेनो तेजी करा सक्रिय करता है और अगले ही सेकंड इंद्र के हाथ में पकड़ा नारुतो बदलकर ओबितो बन जाता है। स्विच होते ही ओबितो तुरंत कामुई टाइम फ्रीज जुत्सु एक्टिवेट करता है। समय रुक जाता है। एक ग्रे कलर का छोटा टाइम फ्रीज डोम पूरा इलाका कवर कर लेता है और इंद्र समेत सभी चीजें उसमें थम जाती हैं। अब नारुतो और उसके 8 शैडो क्लोन्स 9 टेल्ड बीस्ट्स के चक्रा को मिलाकर एक विशाल सुपर टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन बनाते हैं और पूरे जोर से इंद्र की तरफ दाग देते हैं। उसी समय ओबितो टाइम फ्रीज हटाकर पूरी तरह इंटेंजिबिलिटी मोड में चला जाता है और एक के बाद एक तेज धमाकों की रोशनी में
इंद्र पूरी तरह ब्लास्ट वेव में समा जाता है। नारुतो के टेक्निक की रेजोनेंस से इंद्र के अंदर का सारा 9 टेल्ड बीस्ट चक्रा खींच लिया जाता है। इसके बाद नारुतो टेल्ड बीस्ट मोड में जाता है और उसके ऊपर सुसानो स्टाइल आर्मर चढ़ जाती है। फिर कुरामा की 9 टेल्स लंबी होकर इंद्र से निकले सभी टेल्ड बीस्ट चक्रा से जुड़ जाती है। काफी देर की चक्र टग ऑफ वॉर के बाद आखिरकार इंद्र के शरीर से सभी 9 बीस्ट चक्रा पूरी तरह बाहर निकाल लिए जाते हैं। दूर खड़ा मादारा हल्की सी मुस्कान के साथ समनिंग डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ सक्रिय करता है। तुरंत कागुया के टेंटेल का ढांचा डिमोनिक स्टैच्यू इंद्र के शरीर से बलपूर्वक खींचकर बाहर आता है और धुएं के बीच डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ मादारा के सामने प्रकट होती है। इसके बाद मादारा सीलिंग टेक्निक फैंटम ड्रैगन्स 9 कंज्यूमिंग सील सक्रिय करता है और निकाले गए टेल्ड बीस्ट्स को वापस उसी डिमोनिक स्टैच्यू में सील कर देता है। सब पूरा होते ही डिमोनिक स्टैच्यू जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि कागुया का 10 टेल्स फिर से पुनर्जीवित होने जा रहा था। नारुतो बिना रुके तुरंत अपना चक्रा ओबितो से लिंक करता है। ओबितो के शरीर पर गोल्डन चक्रा फ्लेम जल उठता है। नारुतो के सपोर्ट से ओबितो ने अपनी नेत्र शक्ति को उसकी चरम सीमा तक केंद्रित करता है और पुनर्जीवित हो रहे कागुया 10 टेल्स पर कार्मिक डिवीजन चलाता है जो उसके और 10 टेल्स के सारे कार्मिक बॉन्ड्स काट देता है। इसके बाद ओबितो मुड़कर सीधे इंद्र पर कार्मिक ट्रांसफर जुत्सु सक्रिय करता है जिससे धरती की अधिक लाइफ फोर्स ऊर्जा सोखने से उभरा हुआ इंद्र का सूडो 10 टेल्स फॉर्म पूरी तरह कागुया पर ट्रांसफर हो जाता है। अब इंद्र का 10 टेल्स कानूनी रूप से कागुया का बन चुका था। अंत में मादारा इंद्र का मुंह खोलकर ब्लैक जेत्सु को आगे बढ़ाया। उसने एक जोशीली आवाज में कहा, माँ के लिए लड़ो, और फिर वह काले तरल में बदलकर सीधे उसके शरीर में घुस जाता है। इससे इंद्र की वह इच्छा जो कागुया के अंदर फंसी थी पूरी तरह ब्लैक जेत्सु से चिपक जाती है। उसे बाहर खींचने के लिए ब्लैक जेत्सु जोर लगाने लगता है और हैरानी की बात, उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। वह अपने जीवन को आग में बदलकर इंद्र की इच्छा जलाकर मिटाने लगता है। जलते हुए उसकी आखिरी आवाज निकलती है, मुझे पता है तुम सब मुझे नीचा समझते हो, सच कहूं मैं खुद को भी पसंद नहीं करता। तुम सब रक्षक बनने की दौड़ में लगे हो और मैं तो बस माँ का अच्छा बच्चा बनना चाहता था। इंद्र कभी वह पहला इंसान था जिसे ब्लैक जेत्सु ने अपने प्लान में इस्तेमाल किया था। अब इतने सालों बाद कर्म का चक्र पूरा हो चुका था। ब्लैक जेत्सु तय कर चुका था कि वह इस बार खुद उसे विदा करेगा, अपनी जिंदगी देकर इस 1000 साल पुराने कर्म बंधन को खत्म करने के लिए। काली जीवन अग्नि इंद्र को लपेटे हुए उसे पूरी तरह कागुया के शरीर से बाहर खींच लेती है। अब कागुया का असली चेहरा और शरीर दोबारा दिखाई देने लगता है, लेकिन इस बार कुछ अलग। वह एक छोटी लड़की के रूप में प्रकट होती है। यह रिवर्स एजिंग था। उसकी ताकत और थकान उसे अपने मूल बाल स्वरूप में ले आई थी। थकी हुई कागुया ने अमेनोमिना का टर्मिनेशन सक्रिय किया और देखते ही देखते सभी लोग सुरक्षित तौर पर निंजा वर्ल्ड की धरती पर वापस लौट आए। इंद्र के चारों ओर की काली आग बुझ चुकी थी। भारी चोटों ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था और अब वह मौत के बेहद करीब था। नारुतो सबके सामने शांत कदमों से उसके पास आया। वह शुरू से ही इंद्र को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था और खुद इंद्र भी नारुतो की शक्ति और उसके संकल्प को पूरी तरह मान चुका था। लेकिन आखिरी पल तक भी वह नारुतो के साथ नहीं जुड़ना चाहता था। इंद्र के लिए राजा हमेशा अकेला होता है और वह उसी अकेलेपन के सिद्धांत पर मरना चाहता था। अपनी अंतिम शक्ति से इंद्र ने आउटर पाथ संसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक सक्रिय किया। इस तकनीक ने इस युद्ध में मारे गए सभी लोगों को वापस जीवित कर दिया। यहाँ तक कि वे लोग जो रिएनिमेशन जुत्सु से लड़ रहे थे वे भी असली शरीर के साथ पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गए। लेकिन उसी क्षण जब ओबितो को भी पुनर्जीवित होना था, उसने कर्मिक डिवीजन से अपने ऊपर पड़ने वाले पुनर्जन्म संबंध सीधे काट दिए। उसने रिवाइवल को छोड़ दिया क्योंकि उसके मुताबिक यह रिएनिमेटेड बॉडी मेरे काम के ज्यादा लायक है। टोबिरामा और साकुरा ने भी उसी तरह रिवाइव होने से इनकार कर दिया। जुत्सु के आखिरी क्षण में यहाँ तक कि नारुतो के भीतर छिपी कुशिना की स्पिरिचुअल फॉर्म भी पूरी तरह रिवाइव हो गई। यह इंद्र की नारुतो के लिए बनाई गई एक खास फाइनल गिफ्ट थी, अपनी हार को स्वीकार करने का तरीका। जैसे ही जुत्सु पूरा हुआ, इंद्र की सांसें धीमी पड़ने लगीं। अशुरा आगे आया। वह अपने भाई के साथ 1000 साल पुराने संघर्ष को यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन इंद्र ने सिर हिलाया। टूटा हुआ शीशा जोड़ भी दो, उसमें दरारें हमेशा दिखती हैं। हमारी दुश्मनी अब एक शब्द में नहीं सिमट सकती। जबरदस्ती खुशंत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी भाईचारा तो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ये उसके आखिरी शब्द थे। ओत्सुत्सुकी इंद्रा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है। उसी क्षण एक व्हाइट आकृति धीरे धीरे उसके शरीर से ऊपर उठी। यह कोई और नहीं बल्कि सेज ऑफ 6 पाथ्स हागोरोमो ओत्सुत्सुकी थे। शांत स्वर में बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं था कि तुम कागुया को भी मनाने में सफल हो जाओगे। तुमने मुझे हैरान कर दिया नारुतो, और आने वाले समय के और भी खतरनाक दुश्मनों से
से नारुतो की रक्षा के लिए उसे अपनी हिडन पावर सौंप देता है। उसके माथे पर जो निशान उभरता है वह रीइनकार्नेटर मार्क है। रीइनकार्नेटर का मतलब है एक ऐसी आत्मा जो जीवन और मृत्यु दोनों रेल्म्स में स्वतंत्र रूप से चल सकती है और आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है। यह शक्ति कई प्रकार की क्षमता देती है। प्योर लैंड समनिंग यानी मृत आत्माओं को सीधे इस दुनिया में बुला लेना, रिएनिमेशन कैंसलेशन, किसी भी एडो टेंसे को एक झटके में खत्म कर देना, और सबसे महत्वपूर्ण यह निशान रीइनकार्नेशन एनर्जी को लगातार संग्रहित और रिफाइन करता रहता है ताकि लड़ाई के समय शक्ति कभी खत्म न हो। हागोरोमो यह निशान नारुतो के माथे पर ट्रांसप्लांट करता है। अब नारुतो नया रीइनकार्नेटर बन चुका था और हागोरोमो अपनी हजारों साल पुरानी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आखिरकार रिबर्थ में जाने के लिए आजाद था। इसी क्षण दूर कहीं 10 टेल्स की गर्जना पूरी धरती में गूंज उठती है। नारुतो के लिए अब समय आ चुका था कि वह 10 टेल्स जिंचुरिकी बने। 10 टेल्स के सामने पहुंचते ही उसने सबसे पहले सेज आर्ट गेट ऑफ द ग्रेट गॉड से उसे बांध दिया, फिर एक छलांग में उसके सिर पर पहुंच गया। उसने अपने भीतर मौजूद सारे टेल्ड बीस्ट चक्र को एक साथ 10 टेल्स में डाल दिया, क्योंकि 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने से पहले उसे अपनी पुरानी जिंचुरिकी स्टेट पूरी तरह खत्म करनी थी। अपने पूरे चक्र को वापस पाकर 10 टेल्स तेजी से इवॉल्व हुआ और सीधा अपनी 3rd फॉर्म तक पहुंच गया। इस दौरान नारुतो ने एक खास तरीके से 10 टेल्स की मूल चेतना को अलग कर दिया, जिससे दबे हुए 9 टेल्ड बीस्ट की चेतना दोबारा जाग उठी। सभी टेल बीस्ट के चर्चा के बाद आमतौर पर कुरामा 10 टेल्स की चेतना के रूप में रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बदल सकते हैं। सबकी सहमति के बाद नारुतो ने 6 पाथ्स 10 टेल्स कॉफिन सील का निर्माण किया और उस विशाल शरीर को सफलतापूर्वक अपने भीतर समेट लिया। अब उसके शरीर पर 6 पाथ्स रोब, हाथ में 6 पाथ्स स्टाफ, और इसी पल ओत्सुत्सुकी नारुतो का जन्म हुआ। उसी समय उसने देखा कि रात के आसमान में कोई आकृति तैर रही है। वह तुरंत उड़कर ऊपर पहुंचा। वो टोनेरी था जिसका चक्र कागुया ने छीन लिया था। अब टोनेरी इस दुनिया से पूरी तरह ऊब चुका था और सितारों के बीच भटकने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने भीतर बचा हुआ आखिरी हमूरा चाक्रा नारुतो को दे दिया, जिससे उसे ओत्सुत्सुकी ब्याकुगन की शक्ति मिली। इसके साथ ही नारुतो को योमोत्सु हिरासाका की क्षमता भी मिल गई और उसका ब्याकुगन और रिनेगन अब मनमर्जी से बदल सकता था। कुछ ही समय बाद कागुया ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी हटाया, पर अपनी प्रकृति और थकान के कारण वह परिवार के साथ रहने लायक मानसिक स्थिति में नहीं था। इसलिए मिनातो कुशिना के साथ वह अस्थायी रूप से चांद पर रहने चला गया। महायुद्ध खत्म हुआ। हर शिनोबी अपने अपने मन के बोझ के साथ गांव लौट गया। नारुतो ने तुरंत एक बड़ी बैठक बुलाई। अब तक जितनी शक्ति चाहिए थी वह इकट्ठी हो चुकी थी। अगला कदम था ओत्सुत्सुकी के खिलाफ सीधी तैयारी। सबसे पहले समस्या थी छिपे हुए दुश्मन। कारा संगठन का लीडर ओत्सुत्सुकी इशिकी, यानी अगला मिशन पूरा का पूरा कारा पर टारगेट होने वाला था। बैठक में उसने कारा के प्रमुख सदस्यों और उनकी क्षमताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हालांकि कारा अब भी अंडरग्राउंड था, लेकिन नारुतो के पास उन्हें ढूंढने का तरीका था। उसे याद था कि पिछले जीवन में विक्टर अमर शरीर पाने के जुनून में नकली डिवाइन ट्री उगाने की कोशिश करता था और बोरो ने एक ओत्सुत्सुकी कल्ट बनाया था जहां इन्फिनिट त्सुकुयोमी को मुक्ति बताया जाता था। दोनों की दीवानगी डिवाइन ट्री के प्रति एक जैसी थी, इसलिए नारुतो ने काकुजु को एक काम सौंपा। उसने युद्ध में मिली डिवाइन ट्री की कलियों को कुमोगाकुरे देश के ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए भिजवा दिया, ताकि इससे कारा का कोई सदस्य खुद बाहर निकल आए। उधर कारा भले ही गुप्त था, लेकिन बाहरी हलचल पर उसकी नजर हमेशा रहती थी। जिगेन का शरीर, जो कि इशिकी के पुनर्जन्म का नया वेसल था, पहले ही पता लगा चुका था कि नारुतो अब 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन चुका है और भविष्य से आया है। क्योंकि इशिकी को अभी सही पुनर्जन्म वेसल नहीं मिला था, वह नारुतो से टकराव से बचना चाहता था। इसलिए उसने सभी इनर मेंबर्स को आदेश दिया कि फिलहाल किसी भी तरह की गतिविधि रोक दें। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता, तभी विक्टर को खबर मिली कि कुमोगाकुरे देश के ब्लैक मार्केट में डिवाइन ट्री की कली नीलाम होने वाली है। अमृता जुनूनी विक्टर ये मौका कैसे छोड़ता। उसने सीधे जिगेन का आदेश अनदेखा किया और बोरो ऑफ डीपा को लेकर नीलामी में पहुंच गया। उन्होंने 100 अरब की भारी कीमत देकर उस डिवाइन कली को खरीद लिया। लेकिन बाहर निकलते ही सामने नारुतो, ओबितो और मादरा पहुंच गए। वैज्ञानिक निंजा टेक के सहारे भले ही विक्टर और बाकी दो के पास रीजनरेशन पावर थी, लेकिन आज के नारुतो, ओबितो और मादारा के सामने वे कुछ नहीं, बस कुछ चमकते हुए जोकर जैसे थे। डीपा जिस कार्बन हार्डनिंग बॉडी पर सबसे ज्यादा गर्व करता था, उसे मादारा ने एक फायर रिलीज ग्रेट फायर एनाहिलेशन की तकनीक से सेकंडों में राख बना दिया। और बोरो व विक्टर दोनों को ओबितो और नारुतो ने ह्यूमन पाथ से जानकारी निकालकर उनकी आत्मा खींच ली। 3 ऐसे योद्धा जिन्हें बोरुटो एरा में टॉप लेवल माना जाता था, आज पल भर में खत्म कर दिए गए। बोरो और डीपा की यादों से
नारुतो और बाकी लोगों को 2 लोकेशन मिले। नारुतो ने योमोत्सु हिरासाका एक्टिवेट किया और ओबितो मदारा के साथ पहले लोकेशन पर पहुंचा। यहाँ एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था, बर्फ और पत्थर से बना हुआ, और दीवारों पर कोनेदार जैसे उभरे टोटेम बने हुए थे। यही वो जगह थी जहाँ फर्स्ट फॉर्म टेन टेल पाला जा रहा था। पिछली जिंदगी में सास्के यहाँ आया था, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, फिर से योमोत्सु हिरासाका का इस्तेमाल किया और दूसरे लोकेशन पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही साफ था, जगह खाली हो चुकी थी। जिगेन को पता चल गया था कि उनका छिपने का ठिकाना पकड़ा जा चुका है, इसलिए नारुतो के पहुंचने से पहले ही वो सब हट चुके थे। जब रिचुअल यूजर जिगेन हाथ नहीं लगा तो नारुतो ने टेंटेल को वहीं से ले लिया और ओबितो द्वारा दिए गए स्पेस कूनर्डिनेट की मदद से उसे 6 ऑफ पाथ्स सेज की दफन भूमि सिनरा केव में स्थापित कर दिया। टेंटेल के गॉड ट्री बनने की शर्त है कि वो किसी ओत्सुत्सुकी को निगल ले, लेकिन फल बनने के लिए उसे धरती की जीवन ऊर्जा भी चाहिए। नारुतो नहीं चाहता था कि मानव जगत की धरती फिर से सूखी जाए, इसलिए उसने उसे यहाँ सुरक्षित कर दिया। उधर कारा हेडक्वार्टर्स में जिगेन बेहद चिंतित था। 3 इनर मेंबर्स एक साथ खो दिए और ऊपर से वह टेंटेल भी हाथ से निकल गया, जो उनका लाइफ अलाइन था। इसके मुकाबले में डेल्टा जैसी गुस्सैल मेंबर बिल्कुल शांत रहने वाली नहीं थी। उसने तमातमाते हुए कहा, ये क्या सिर्फ नारुतो है ना, सब इतने डर क्यों रहे हैं? ऊपर से वो हमारे घर में घुसकर स्टोन टेल भी ले गया और हम चुप बैठे हैं। गुस्से से भरी डेल्टा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसी रात वह चुपके से कारा बेस से निकल गई और शिनोबी दुनिया की जमीन पर प्रकट हुई। उछलते ही उसके हाई हील्ड सफेद बूटों के पीछे से तेज फ्लेम थ्रस्ट निकले और वह आसमान में हाई स्पीड फ्लाइट करते हुए अमेगा कुरे की दिशा में निकल पड़ी। उसने फैसला किया नारुतो को मारने का, जिसने अतीत में वापस जाकर ओत्सुत्सुकी का दर्जा पा लिया था और इशिकी से टेंटेल भी छीन लिया था। अपने इज्जत वापस लाने के लिए डेल्टा सीधा हत्या करने ही निकल गई, लेकिन उसकी हरकत ज्यादा देर तक छिपी नहीं रही और नारुतो खुद उसे रोकने निकल पड़ा। पिछली जिंदगी में नारुतो ने डेल्टा से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वह उसकी क्षमताओं को बखूबी जानता था। उसकी ताइजुत्सु बेहद ताकतवर थी, इस कदर कि वो 9 टेल चक्रा मोड नारुतो के साथ भी बराबरी कर सकती थी। उसके साइंटिफिक टूल्स उसके पैरों को दैत्य जैसे शक्तिशाली वार में बदल देते और उसकी आंखें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक आंख निंजुत्सु सोख सकती है, दूसरी एब्जॉर्ब निंजुत्सु को रिलीज कर सकती है। अगर दोनों आंखें एक साथ सक्रिय होती हैं, तो डेल्टा का सबसे शक्तिशाली जानलेवा हमला डिस्ट्रक्शन लेजर निकतला है। लेजर से हिट होने वाले हिस्से को सेल डेथ की वजह से नष्ट कर देती थी। लेकिन अब नारुतो 10 टेल सेज मोड में था। हाथों पर सुनहरी 6 पाथ्स सेज चाकरा की परत थी। उसने आराम से अपना हाथ उठाया और उसके लेजर जैसी डिस्ट्रक्शन लेजर को आसानी से रोक दिया। बाकी उसकी सभी क्षमताएं तो नारुतो के लिए बच्चों का खेल थीं। वह बिल्कुल शांत रहा, यहाँ तक कि एक तरफ खड़े होकर आराम से बुलबुले उड़ाने लगा। लेकिन ये साधारण बुलबुले नहीं थे, ये 6 टेल्स जिन चुरिकी उटाकाता की सोप बबल निंजुत्सु थी। चक्रा को पानी के बुलबुलों में घोलकर दुश्मन के पास पहुंचाकर फोड़ देने वाली खतरनाक और मजेदार जुत्सु। डेल्टा की दाईं आंख इन्हें कुछ हद तक सोख सकती थी, लेकिन उसकी लिमिट भी थी। लगातार बबल्स सोखते सोखते थोड़ी ही देर में उसकी आंख ओवरलोड होकर चिंगारियां छोड़ने लगी। बाकी बचे हुए बड़ी मात्रा में बबल्स ने डेल्टा को बीच में दबोचकर एक विशाल कार्टून जैसे सुपर बबल में बदल दिया और उसे आसमान की ओर उछाल दिया। एक तय ऊंचाई पर पहुंचते ही नारुतो ने उंगली चटकाई और बबल उसी क्षण फट गया। विस्फोट की भयानक ताकत पूरे आसमान में फैल गई और डेल्टा पूरी तरह चिथड़े चिथड़े हो गई। आज के नारुतो ने सिर्फ एक बबल जुत्सु से डेल्टा को खेलते खेलते खत्म कर दिया, लेकिन बोरुटो देखने वाले जानते हैं डेल्टा का ये शरीर असली नहीं था। उसके पीछे मौजूद वो मिरर ड्रोन ही उसका सच्चा शरीर था। लड़ाई शुरू होते ही वो मिरर ड्रोन उसके शरीर से निकलकर ऊपर आसमान में जा चुका था। विस्फोट होते वक्त वो सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया, इसलिए उसकी जान बच गई। अब डेल्टा को पुनर्जीवित होने के लिए वो ड्रोन जरूर कारा बेस पर लौटेगा और नारुतो यह राज पहले से जानता था। बस उस मिरर ड्रोन का पीछा करो और सीधे कारा हेडक्वार्टर्स पहुंचा जा सकता है। लेकिन पीछा करते हुए वो मिरर ड्रोन अचानक बीच हवा में रुक गया। ड्रोन की स्क्रीन पर किसी का होलोग्राम उभर आया। वह था अमाडो। अमाडो और जिगेन का रिश्ता सिर्फ आपसी फायदे पर टिका था। अमाडो उसकी मदद करता परफेक्ट रीइंकार्नेशन वेसल ढूंढने में और डिवाइन ट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, ताकि एक दिन वो ओत्सुत्सुकी की शक्ति से अपनी बेटी को पुनर्जीवित कर सके। लेकिन अमाडो बहुत अच्छे से जानता था कि वह आग से खेल रहा है। इशिकी एक बार पूरी तरह पुनर्जीवित हो जाए तो उसे उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। और ठीक इसी बीच नारुतो की शक्तियों का विस्फोट शुरू हुआ। अमाडो को अब साफ लगने लगा कि नारुतो पर दांव लगाना इशिकी पर भरोसा करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए उसने डेल्टा के ड्रोन के जरिए नारुतो से खुद संपर्क किया। उसने कहा वह इशिकी को छोड़ रहा है और अब नारुतो के साथ काम करेगा। इसके बाद अमाडो ने बेस छोड़ दिया और अपने साथ 2 खास साइबॉर्ग्स भी ले गया। नीले बालों वाली रहस्यमयी लड़की एंडा, जिसके पास सेनरिगन और चार्म जैसी क्षमताएं थीं, और उसका भाई डेमन। इससे पहले ही विक्टर
बोरो और डीपा को नारुतो, ओबितो, मादारा खत्म कर चुके थे। अब अमाडो भी अपने लोगों के साथ भाग गया। टाइमलाइन की वजह से कोड और कवाकी अभी पैदा नहीं हुए थे, इसलिए वे कारा में मौजूद नहीं थे और नारुतो ने पहले ही जिराया के शरीर को सुरक्षित कर लिया था, इसलिए काशिन कोजी का निर्माण भी नहीं हुआ। अब कारा ऑर्गेनाइजेशन में इशिकी बिल्कुल अकेला रह गया था, कहने को एक लीडर पर पूरी सेना शून्य। यह सब देखकर 1000 साल का बूढ़ा इशिकी पहली बार पागलों की तरह क्रोधित हो उठा। इतना बड़ा अपमान उसने कभी नहीं झेला था, लेकिन गुस्सा शांत होते ही उसके दिमाग में एक नया प्लान बना। वह नारुतो पर गॉड का क्रोध बरसाएगा। उसने अपनी शक्ति से स्पेस टाइम पोर्टल खोला और सीधे कोनोहा के आसमान पर पहुंच गया। गांव को देखते हुए उसकी नजर सीधे रुकी ह्यूगा हियाशी के घर पर, क्योंकि उसका लक्ष्य था ह्यूगा नेजी, जिसे वह पहले से ही अपने नए वेसल के रूप में चुन चुका था। जैसे ही वह घर में घुसा और नेजी को काबू में किया, कोनोहा की बैरियर टीम ने तुरंत घुसपैठ महसूस कर ली। कुछ ही पलों में अनगिनत कोनोहा शिनोबी वहां पहुंच गए, लेकिन भले ही वह पुनर्जन्मित नहीं था, इशिकी की ताकत फिर भी डरावनी थी। गांव के सभी शिनोबी उसके आगे पूरी तरह बेबस थे, लेकिन इशिकी भी जानता था कि उसका कोनोहा में आना नारुतो से छुप नहीं सकता, इसलिए एक बड़े युद्ध का होना तय था। उसे पता था कि अगर उसकी और नारुतो की फाइट शुरू हुई तो जिगेन का यह शरीर निश्चित रूप से मर जाएगा और उसी पल वह उसके शरीर के जरिए पुनर्जन्म होकर फिर से जन्म ले लेगा। कर्मासील ने यह तय किया था कि पर्सनैलिटी डुप्लीकेशन जैसी गड़बड़ी दोबारा न हो, इसलिए जिस क्षण पुनर्जन्म होगा बाकी मौजूद सिंक्रोनाइज्ड कर्मासील अपने आप गायब हो जाएंगे। अगर इशिकी जिगेन के शरीर का इस्तेमाल करके कर्मा की सील ह्यूगा नेजी पर लगाता तो जिगेन के मरते ही इशिकी के पुनर्जन्म के समय में नेजी के शरीर पर मौजूद कर्मा सील भी गायब हो जाएगा। फिर उसे नेजी पर दोबारा सील लगानी पड़ेगी। इस बेवजह की मुश्किल से बचने के लिए इसलिए उसने तय किया कि जिगेन को छोड़ देना ज्यादा आसान है और यहीं पर पुनर्जन्म पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। फिर नारुतो से असली लड़ाई से पहले नेजी पर सील लगा देगा। इसी दौरान काकाशी ने कामुई एक्टिवेट किया और इशिकी ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। उसने खुद को पूरी तरह ढीला कर दिया और काकाशी ने एक झटके में जिगेन का सिर उड़ा दिया। कर्मा सील के नियमों के अनुसार जब वेसल मर जाता है, इवन अगर वह राख बन जाए, तो फोर्स्ड रिबर्थ मैकेनिज्म अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल खौफनाक चक्रा जिगेन के शरीर को घेरने लगा और ओत्सुत्सुकी इशिकी ने पूर्ण रूप से पुनर्जन्म ले लिया। जैसे ही उसने अपनी असली फॉर्म दिखाई, उसकी भयावह चक्रा लहरें चारों तरफ फैल गईं। पुनर्जन्म पूरा होते ही उसने पहले स्पेस टाइम का दरवाजा खोला और फिर एक झटके से नेजी को अंदर धकेल दिया। ओबिटो के पास टाइम को 10 मिनट तक रिवर्स करने की क्षमता थी। इशिकी यह चाहता था कि नेजी को आसानी से वापस न लाया जाए, इसलिए उसने अपनी सीक्रेट तकनीक डाइकोकुटेन तुरंत एक्टिवेट कर दी। आसमान में अनगिनत काले रॉड दिखाई दिए जो मंत्रों की तरह बरसते हुए नीचे गिरने लगे। जमीन पर मौजूद कोनोहा के शिनोबी जो भी इनके नजदीक आया, निर्दयता से काटकर रख दिया गया। सबका सफाया करने के बाद इशिकी भी स्पेस टाइम डायमेंशन में प्रवेश कर गया। कुछ ही देर बाद नारुतो और ओबिटो वहां पहुंचे। उनके सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। शिकामारू ने पूरी घटना उन्हें विस्तार से समझा दी। रणनीति के अनुसार इशिकी के रास्ते बंद करने के लिए पहले नेजी को टाइम रिवर्स करके वापस लाना चाहिए था, लेकिन एक शिनोबी के रूप में नारुतो अपने मरे हुए साथियों को नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने ओबिटो से कहा कि पहले सभी मरे साथियों का समय रिवर्स करके उन्हें जिंदा किया जाए। इस फैसले की वजह से नेजी को वापस लाने का समय निकल चुका था। यह सब पूरा होने के दौरान नारुतो ने इशिकी द्वारा छोड़ा गया एक ब्लैक रॉड अपने कंधे में गाड़ा और रिवर्स चक्रा ट्रैकिंग से उसकी लोकेशन लॉक कर ली। अब नारुतो और ओत्सुत्सुकी इशिकी की लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। इशिकी को हराने के लिए नारुतो पहले ही अपनी कुरामा खो चुका था। अब सवाल यह था, अगर वह दोबारा लड़े तो नतीजा क्या होगा। भविष्य से आया नारुतो, जिसने 6 टोमोए रिनेगन खोला था और 10 टेल्स का जिंचुरी की भी बन चुका था, अब उसकी शक्ति इशिकी से कई गुना ऊपर थी और नारुतो की दखलंदाजी से इशिकी को मजबूरन जिगेन के शरीर से पहले ही पुनर्जन्म लेना पड़ा और उसने नेजी को अपना अगला वेसल बनाने के लिए उठा लिया। एक स्पेस टाइम डायमेंशन में इशिकी ने पहले ही नेजी की दाईं हथेली पर कर्मा का नया चिन्ह लगा दी थी और उसकी माथे की केज बर्ड मार्क को भी मिटा दिया था। फिर उसने काले दंडों का विशाल पिंजरा बनाकर उसे भीतर कैद कर दिया। उसी वक्त योमोत्सु हिरासाका खुला और एक अत्यंत शक्तिशाली चक्रा उस जगह उतर आया। नारुतो जबरदस्त एंट्री के साथ वहां पहुंच चुका था। पहले की लड़ाई की वजह से नारुतो को इशिकी की क्षमताएं बेहद अच्छे से याद थीं। उसका डोजुत्सु सुकुनाहिकोना किसी भी जो हथियारों या वस्तुओं को एकदम अदृश्य आकार तक छोटा कर देती है और अगर वह शरीर या आंखों में घुस जाए और फिर असली आकार में वापस बदलती है तो वह घातक हमला बन जाता है। इससे बचने के लिए नारुतो ने इंद्र की तरह ट्रूथ सीकिंग बॉडी डिफेंस तकनीक अपनाई। काले ट्रूथ सीकिंग ऑब्स की लेयर को अपने पूरे शरीर पर फैला लिया, जिससे उसका पूरा शरीर एक मजबूत सुरक्षा कवच में ढक गया। इसके बाद उसने एक खास मास्क पहना जो चेहरे की पूरी सुरक्षा करता था, लेकिन देखने की क्षमता बिल्कुल ब्लॉक नहीं होती थी। इस तरह उसकी आंखें भी पूरी तरह सुरक्षित थीं। इसी वजह से आगे की लड़ाई में इशिकी के काले रॉड वाले हमले
नारुतो पर कोई असर नहीं कर पाए। स्थिति समझकर इशिकी ने सबसे मूल तरीका चुन लिया, सीधा ताइजुत्सु मुकाबला। ताइजुत्सु इशिकी की सबसे बड़ी ताकत थी। वह पहले भी केवल मुक्कों और लातों से सुझानो और कुरामा दोनों की रक्षा तोड़ चुका था। दोनों के बीच जबरदस्त टाइजुत्सु टक्कर शुरू हुई। आसमान में काला और सफेद दो किरणें एक दूसरे से टकराकर बिजली जैसी आवाजें और भारी प्रहारों की गूंज पैदा कर रही थीं। लेकिन कुछ ही देर में ताइजुत्सु में महारत होने के बावजूद इशिकी धीरे धीरे पीछे गिरने लगा। हर टकराव पर उसे नारुतो के मुक्कों से आती दबाव की लहर साफ महसूस हो रही थी। कुछ ही वारों में वह चोटों से भर गया और एक गलत कदम में उसने खुला मौका छोड़ दिया। नारुतो ने तेजी से पलटवार किया। एक जबरदस्त किक ने इशिकी को दूर उछाल दिया। नारुतो लगातार दबाव बढ़ाता रहा। मजबूर होकर इशिकी ने सुकुना हिकोना सक्रिय किया और अपना शरीर छोटा कर लिया। लेकिन उसके अंदर से उठ रही दुष्ट मंशा नारुतो की सेंसिंग से छिप नहीं सकी। नारुतो के पीछे मौजूद एक बड़े ब्लैक आर्म की ओर एक विशाल रासेंगन तुरंत फेंका गया। इशिकी छोटा होने के बावजूद चक्रा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने अवशोषण शुरू किया, नारुतो ने बाकी बचे ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स धड़ाधड़ तरह तरह के हथियारों में बदलकर सीधे उसकी ओर दाग दिए, जिससे इशिकी को पीछे हटना पड़ा। नारुतो रुका नहीं। उसने तुरंत एक फेक टेल्ड बीस्ट बॉल तैयार की और उस दिशा में दागी जहां उसकी सेंसिंग को दुष्ट इरादा महसूस हुआ। गोला छोड़े जाने के उसी पल नारुतो की दोनों आंखें चमकी और उसने अबोदामासो सक्रिय किया, जिसने उस फेक टेल्ड बीस्ट बॉल को आत्मा का गुण दे दिया। अब हालात बदल गए। इशिकी अपनी तकनीक से इस टेल्ड बीस्ट बॉल को छोटा नहीं कर सकता था। मजबूर होकर इशिकी मूल आकार में लौटा और डाइकोकुटेन एक्टिवेट कर अपने सामने एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। लेकिन यह टेल्ड बीस्ट बॉल तो अब सजीव था। उड़ते हुए उसने अचानक दिशा बदली। दीवार के ऊपर से घूमता हुआ सीधे इशिकी पर जा गिरा। इशिकी हैरान रह गया। ये क्या भूतिया चीज है। टकराते ही भारी विस्फोट हुआ, लेकिन अगले ही क्षण वह फैलता हुआ चमकीला मशरूम क्लाउड तेजी से सिकुड़ने लगा। हालांकि वह जीवित टेल्ड बीस्ट बॉल को छोटा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके विस्फोट से उठने वाले प्रेशर वेव को वह छोटा कर सकता था। फिर भी इस हमले से काफी घायल हो गया। नारुतो की तीखी दुष्ट इरादा सेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इशिकी ने तुरंत रहस्यमयी निशानों वाले काले रंग के विशाल क्यूब समन कर दिए। ये वही भारी क्यूब थे जिन्हें पहले नारुतो ने बैरियन मोड जैसे शक्ति लगानी पड़ी थी, लेकिन अब उसका पावर लेवल उससे भी ऊपर था, इसलिए उनका वजन रोकना उसके लिए कोई समस्या नहीं था। इन क्यूब्स में एक और क्षमता थी, पूरी सेंसिंग को ब्लॉक करना। इशिकी ने इन्हें इसीलिए समन किया था ताकि नारुतो उसे महसूस न कर सके और वह उस पर अचानक हमला कर सके। नारुतो यह भांप चुका था। उसने तुरंत अबोदामासो सक्रिय करके सारे क्यूब्स को आत्मा दे दी। अब क्यूब्स उसके अपने साथी बन गए थे। सेंसिंग ब्लॉक करने का गुण कायम रहा, लेकिन अब हर क्यूब पर अपनी अपनी आंखें उभर आई थीं और रिने सिंबल मिलने के बाद नारुतो को शेयर्ड विजन की क्षमता मिल चुकी थी, यानी अब वह हर क्यूब से देख सकता था। इसलिए इशिकी भले ही छोटा होकर क्यूब्स के बीच छिपने की कोशिश करे, नारुतो उसे ढूंढ ही लेता। जैसे ही उसने इशिकी की लोकेशन पहचानी, नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु एक्टिवेट किया। हर क्लोन के हाथ में एक एक विशाल रासेंगन चमक रहा था और वे पूरे आकाश को ढकते हुए सीधे उस क्यूब की ओर टूट पड़े जहां इशिकी छिपा हुआ था। चाहे इशिकी किसी भी जगह भाग जाए, नारुतो उन क्यूब्स पर उगी आंखों के जरिए उसकी हर चाल को पकड़ लेता था और क्लोन उसी दिशा में तुरंत मुड़ जाते थे। आखिरकार सभी क्लोन इशिकी को चारों ओर से घेर चुके थे। संकट की घड़ी में इशिकी ने छोटे रूप में रहते हुए फौरन सुकुना हिकोना एक्टिवेट करता है और नारुतो की ओर आते रासेंगन को छोटा करने लगता है। लेकिन हर जुत्सु की एक लिमिट होती है, सुकुना हिकोना भी कोई लिमिट नहीं। लगातार ओवरयूज के बाद इशिकी दर्द से अपना दायां आंख ढक लेता है और उसका छोटा किया हुआ शरीर फिर से सामान्य आकार में लौट आता है। इसके बाद वह तुरंत डाइकोकुटेन एक्टिवेट करता है और बारिश की तरह काले रॉड बरसाकर नारुतो के सारे शैडो क्लोन को खत्म कर देता है। इसी बीच नारुतो की हार्ट टेक्निक शुरू हो चुकी थी। उसकी हथेली पर 10 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स तेजी से घूमने लगे और चरम गति पर पहुंचकर एक दूसरे में जुड़कर एक काले अनियंत्रित घूमते पैटर्न वाले गोले में कंप्रेस हो गए। ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब रासेंगन, और क्योंकि यह रासेंगन में आत्मा था जो नारुतो ने स्वयं इसे दी थी, इसलिए इशिकी इसे छोटा नहीं कर सकता था। नारुतो ने छलांग लगाई सीधे इशिकी के सिर के ऊपर। काले ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब रासेंगन को पकड़कर उसने पूरे बल से इशिकी की ओर प्रहार किया। तेज चीख के साथ इशिकी पूरी तरह पराजित हो गया। युद्ध यहीं समाप्त हुआ। कुछ देर बाद नारुतो की दाहिनी हथेली में एक छिपा हुआ स्लॉट खुला। यह वही जगह थी जहां पहले मादारा का रिनेगन रखा गया था, जिसे समय से पहले वापस कर देने के बाद यह स्लॉट खाली था। अब वहां एक नई आंख जड़ चुकी थी, सोने की पुतली, बीच में क्रॉस स्टार पैटर्न, यानी इशिकी की वह आंख जिससे सुकुना हिकोना
डाइकोकुटेन जैसी शक्ति पैदा होती थी। युद्ध क्षेत्र समेटने के बाद नारुतो ने युमोत्सु हिरासाका एक्टिवेट किया और नेजिव इशिकी को साथ लेकर सीधे शिंड्रा केव पहुंचा। यहाँ मादारा और ओबिटो पहले से इंतजार कर रहे थे। नारुतो ने इशिकी को वहां मौजूद 10 टेल्स वाले बीस्ट को खिला दिया और फिर ओबिटो से कार्मिक डिवीजन लिंक काटने वाली तकनीक से उसका संबंध तोड़ने को कहा। इससे इशिकी से मिले ऊर्जा तो बच गए, लेकिन 10 टेल्स गॉड ट्री में बदलने से रोक दी गई, क्योंकि इशिकी तो बस शुरुआती भोजन था। आगे आने वाले कोड, मोमोशिकी, उराशिकी और बाकी ओत्सुत्सुकी भी इसी 10 टेल्स को खिलाए जाने वाले थे, ताकि अंत में पैदा होने वाला फल बेहद उच्च गुणवत्ता का हो। जहां तक इशिकी द्वारा नेजी के शरीर पर छोड़े गए कर्मा सील की बात है, पिछली जिंदगी में अमाडो ने कर्मा के इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का शोध पूरा किया था, जो ब्लैक कर्मा सील को बदलकर शुद्ध व्हाइट कर्मा सील बना देता है, जो केवल शक्ति को स्टोर करता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं कराता। ऐसे में कर्मा शक्ति भी रहती है और नेजी भी इशिकी के कब्जे से सुरक्षित रहता है। इस जन्म में वापस आने के बाद नारुतो ने अलग अलग शक्तियों को इकट्ठा करते हुए आखिरकार ओत्सुत्सुकी स्तर का अस्तित्व प्राप्त कर लिया। अब उसके लिए पिछले जन्म में मुश्किल बने इशिकी को हराना बिल्कुल आसान था। अमेगाकुरे गांव लौटने पर नारुतो ने भागे हुए अमाडो को अपने दल में शामिल कर लिया। शर्त बस यही थी कि वह कर्मा पर शोध जारी रखे और उसी इवोल्यूशन तकनीक को फिर से विकसित करे, ताकि ओत्सुत्सुकी शक्ति बनी रहे, लेकिन ओत्सुत्सुकी वेसल न बन सके। इसके बाद नारुतो ने 5 महाशक्तियों को बुलाकर निंजा प्रणाली में सुधार लागू किए। 5 गांवों के निंजा अब मिशन स्वीकार करना बंद करेंगे। उनका एकमात्र काम भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तैयारी करना होगा। निंजा रैंकिंग पूरी तरह बदली। जेनिन, चूनिन, जोनिन तीनों स्तर समाप्त। नई प्रणाली फाननिन और टेननिन। नारुतो समेत सभी निंजा फाननिन से शुरुआत करेंगे। वार्षिक चूनिन परीक्षा भी खत्म। अब उसकी जगह अब हर साल होगा निंजा ग्रेट बैटल फेस्टिवल। पूरे विश्व से 100 श्रेष्ठ निंजा चुने जाएंगे और जो भी इसमें उच्च प्रदर्शन करे वह बनेगा टेननिन। 5 गांव में अमेगाकुरे की व्यवस्था बरकरार रहेगी, पर साथ ही एक नई पदवी बनाई जाएगी, बैटल पावर एडवाइजर। ये पद गांवों की शक्ति स्तर बढ़ाने के लिए होगा। आखिर में निर्णय हुआ। हाशिरामा का वंश जुजुमा को भेजा गया सुनागाकुरे का कंसल्टेंट बनने। मादारा को चुना गया इवागाकुरे का कंसल्टेंट बनने।